हे एवरीवन। कल लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एवीएस का जो था उसका जो एग्ज़ाम का रिव्यू था उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू। लगभग सभी साथियों ने उसके हर एक कंपोनेंट को अप्रिशिएट किया और चीज़ों को भी आप बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। इट मीन्स मैं उस सेशन को एक सक्सेस मानता हूँ कि जो जो बातें हमने चाही कि आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच गई। इसके साथ ही जब बातें आप तक पहुंची, रिव्यूज़ और भी बहुत सारे आपके पास आए और कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास आई। और जब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो डेफिनेटली होगा ही होगा। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अब हमारे पास दिन भी लिमिटेड है, दिन भी ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तो टाइम इज़ ऑल्सो लिमिटेड। और अब हमारे पास एक टिप भी है, यानी कि अब हमारे पास एक हिंट भी है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इस समय तक आते आते लगभग सभी साथी अपने आप को एक बहुत बेहतर पोजीशन में, यानी कि प्रिपरेशन की एक बहुत बेहतर पोजीशन में अपने आप को पा रहे होंगे। नहीं भी है तो यहाँ पर अभी डबल ट्रिपल मेहनत करके आपको उस लेवल तक पहुंचना ही होगा। इसका तो कोई दूसरा सब्सटीट्यूट है नहीं। पढ़ के ही आप एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं और वही एग्जाम में आपके काम आएगी। खैर, अभी जो मेरी आपके साथ बातचीत है उसके अंदर एक जो नई बात निकल करके सामने आई है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम की वजह से हमको पता चली, वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक है इंग्लिश, एक है हिंदी और एक है मैथ और ईवीएस। ठीक है, ये एक लैंग्वेज, मैथ और ईवीएस, इसके बारे में कुछ चीज़ें पता चली है। ईवीएस के बारे में तो चलो पहले से ही जग जाहिर था, ईवीएस के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन लैंग्वेज और मैथ के बारे में हमने उतना नहीं सोचा था। लेकिन अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसके 2 पहलू होंगे। पहला कि क्या हमने देखा, दूसरा क्या हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए थे, जहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी के जो इंग्लिश और हिंदी की जो किताब है उससे आपसे प्रश्न आ रहे, उससे प्रश्न आना और आपके हिंदी का पेपर आना, ये 2 अलग बातें हैं। जो एनसीईआरटी से आपका पेपर नहीं आ, मतलब एनसीईआरटी की 2nd या 3rd क्लास की बुक से आपका पेपर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ प्रश्नों का इन्वॉल्वमेंट आपके एग्जाम में है। तो चाहे बात 2 मार्क्स की हो चाहे 4 मार्क्स की हो, है तो इंपॉर्टेंट। और अगर कलेक्टिवली ले तो अराउंड कम से कम नहीं तो 6-7 नंबर तो आपके यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। तो जहां पर 6-7 नंबर की श्योरिटी है वहां पर आपको काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर बात प्राइमरी क्लासेस के है, तो यहाँ पर आपको भी प्रिपेयर करने में ज़्यादा कुछ खास समय लगने वाला नहीं है। लेकिन बात बार बार घूम करके यही आती है कि कुछ भी करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ भी करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक वीडियो देखी थी मैंने, एक बच्चा चाइनीज था, कहाँ का था, ऐसे करके पन्ना पलट रहा है और ऐसे करके ऐसे कर रहा है, किताब पे लेके ऐसे करके ऐसे और ऐसा कर रहा है, ऐसे करके ऐसा। ऐसा करने से तो नहीं होगा, तो देयर इज ए नीड टू डू स्टडी। अब ऐसे में एस्केप तो काम करेगा नहीं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लग के मेहनत करेंगे तो 100% हो भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात यह है कि इंग्लिश और हिंदी में कुछ साथियों ने रिव्यूज दिए और उन साथियों ने रिव्यू के साथ साथ कुछ बातें ऐसे कही, हो सकता है कि इंटेंशन वो ना हो लेकिन मैसेज वो पहुंचा, कि इंग्लिश और हिंदी, याद होगा मैंने आपको 2 सिलेबस दिखाए थे, एक एचएम का सिलेबस दिखाया था और एक आपको मैंने पीआरटी का सिलेबस दिखाया था। क्योंकि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं तो अभी पीआरटी तक ही सीमित हूं। एचएम के पेपर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में साफ लिखा था कि 1ली से लेके 5वीं तक आएगा, और ये भी लिखा हुआ था कि 1ली से 5वीं तक की किताब से ही आएगा। ये स्पष्ट रूप से वहां पर मेंशन्ड था। लेकिन ये बात पीआरटी के पेपर में मेंशन नहीं है। पीआरटी के पेपर में लिखा हुआ है कि आपका सिलेबस तो 1ली से लेके 5वीं तक आएगा, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल 12th तक जाएगा। तो अगर डिफिकल्टी लेवल 12th तक जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 1ली और 5वीं तक की ही किताब के सवाल आएंगे, उससे ऊपर आ ही नहीं सकते। ये बात मैं मैथ्स के संदर्भ में कर रहा हूं। बाकी चीजें तो इंग्लिश और हिंदी से डेफिनेटली हमारे काम आ जाएंगी। तो अभी करना क्या है? करना यह है कि जब मैं इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूं तो इसके लिए तो आपने जर्नल प्रिपेयर किया ही है, सारी बातें आपने प्रिपेयर करी है। लेकिन यहां पर आपको 1ली से लेके 5वीं की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है उसको कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए वो भी बता रहा हूं। मैथ के अंदर जो आपको रिव्यूज मिले हैं या फिर जो मैंने आपको बात बताई है उसमें आपने देखा कि कल के एग्जाम के अंदर लगभग सारा का सारा पैटर्न 1ली से लेके 5वीं तक का ही आया, मतलब उसी लेवल का, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस आई। कुछ पैटर्न के ऊपर आया जो कि काफी इजी
और मैं यानी कि कुल मिलाकर के समझ में आया कि पेपर बहुत ही ईजी था। लेकिन ये वाली स्थिति आपके साथ भी सिमिलर होगी ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ रेफरेंसेस भी लिए हैं और आपको बताया भी है। NIOS के अंदर जब हम NIOS की बात करते हैं, NIOS DLED की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर एक रेफरेंस है। अब आप कहेंगे सर आप कहां चले गए, लेकिन जरूरी है ये देखना, इससे आपको इसके आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। देखो ये कौन सा कोर्स खोला है तो मैंने आपको बताया नहीं। मैंने NIOS का कोर्स नंबर 504 का ब्लॉक नंबर 2 खोला है। इसको जब मैंने ओपन किया तो इस तरीके से यहां पर आया। यहां पर जो ये मैंने शायद पहले दिखाया भी है आपको, यहां पर देखिए सिलेबस है। इनका सिलेबस वही है जैसे कि नंबर ऑपरेशन, शेप्स एंड स्पेशल, रिलेशनशिप, मेजरमेंट और डेटा हैंडलिंग, अलजेब्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और यही आपके KVS के सिलेबस में भी है। लेकिन जब हम इसके अंदर नीचे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इन्होंने तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रखी हैं, काफ़ी सारी बातें हैं इसके अंदर। जैसे कि अभी मैं नीचे लेके अगर जाऊं, हाँ हाँ, जैसे ये है, अब ये देखिए अर्थमेटिक के अंदर आता है ये। जैसे ये है अर्थमेटिक एंड एप्लीकेशन, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और जब हम ऊपर जाएंगे तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये है, ये देखो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है इसके अंदर मैथ का, एक एंड कंप्लीट अ वर्क इन इतने डेज। जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर देखो परसेंटेज का भी क्वेश्चन है। उसके बाद थोड़ा और इधर उधर करेंगे तो देखो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन है। डेटा हैंडलिंग में जाएंगे तो मीन मीडियन मोड भी है। कहने की बात यह है कि देखो वो तो कंप्लीटली आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। वो तो आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है और आपको जो समय अलाउ करता है उसमें आपको क्या करना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि जो एक सफल व्यक्ति होता है, यानी कि जो सिर्फ पास होता है, वह उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक जो सफल व्यक्ति होता है वो उन पन्नों को भी जरूर पलटता है जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें 1% भी चांस है। तो ये मैंने आपको ओरिजिनल रेफरेंस दिया है, ये DLED का मटेरियल है। और आप भी जैसे DLED BEd सेम ही है। BEd की बात करें तो आपका जो प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हो तो DLED के बेस पे ही बनने जा रहे हैं। सिलेबस भी सेम है, 12th का लेवल भी आपको एग्जाम में दिया हुआ है। तो अगर हम इन टॉपिक को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था सबसे पहले आपकी मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर जितना आपने रिव्यू में देखा, जो मैंने आपको बताया और जितना भी आपको पता चला है, केवल उस तक सीमित रहने में आपका नुकसान होगा। आपको जो बताया गया है वो तो आप जरूरी करो, जो मैंने बताया, जहां पे जैसा भी आपको पता चला, जितना भी आपने सीखा अपने दोस्तों से, कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनसे भी आपने बात करी होगी, तो जो पता चला वो जरूर सीखिए। लेकिन यहां पर आपको जो मैं बता रहा हूं कि भाई जो आपका एग्जाम की जो डिमांड है उस डिमांड को केटर करने की जरूरत है। किसी साथी ने कल के वीडियो में कमेंट किया था और पूछा कि सर ये एग्जाम कौन कराएगा। तो KVS का एग्जाम भी CBSE ने ही करवाया था और अभी जो आपका एग्जाम है वो भी CBSE ही कराएगी, तो सेम बॉडी है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में क्या करना है। तो इंग्लिश और हिंदी में देखो कंप्लीटली आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। और बुक पढ़ने का मतलब है कि क्या, जैसे कि ये EVS का तो मैंने आपको बताया हुआ, जैसे हिंदी का है ये, तो मैंने क्लास 3 की हिंदी ली है। ये क्लास 3 की हिंदी में जैसे समझने के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये है जैसे कि बड़ों से दो बातें, कक्कू नाम था उसका, कक्कू ये कहानी है, शेखीबाज मक्खी है, मन करता है, बहादुर बिट्टो, मूस की मजदूरी। अब जैसे यहाँ पर ये स्टोरीज हैं तो इन स्टोरीज को अब आपको करना पड़ेगा। खासकर पूरी स्टोरी देखो, पूरी किताब पढ़ने में ना आपको 40-45 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। और पूरी पहली से लेकर के 5वीं तक की सारी किताब पढ़ने में तो 2 से ढाई घंटे में आप पूरी पांचों की पांचों किताबें कर सकते हैं। और मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि एक बार आप इन किताबों को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आपने देखा कि कैरेक्टर बिल्डिंग है, कैरेक्टर का क्वेश्चन है कि ये कैरेक्टर किस स्टोरी में था या वो कैरेक्टर किस स्टोरी में था। जनरल हिंदी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न आ रहे हैं तो ये आपको करना जरूरी है। और यहां से एक जो खास बात आपको समझ में आनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये हमारे पास जैसे कि पहला चैप्टर है, नाम है उसका कक्कू, क्लास 3 है तो थोड़ा लेवल इजी है। ये एक स्टोरी है, बच्चे के बारे में बात है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जैसे कुछ यहाँ पर स्टोरी, कुछ यहाँ पर एक्सरसाइजेस भी है।
कुछ जैसे यहाँ पर स्टोरीज भी। अब इन स्टोरीज को देख करके तो इतना ज्यादा लग नहीं रहा कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसी ही कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी जहां पर पढ़ करके आपको लगेगा, मतलब लगेगा क्या, आपको पता चलेगा भी नहीं और क्वेश्चन वहीं से आएगा भी। जैसे 5th क्लास की मैं कोई स्टोरी ले लेता हूं, जैसे ये है राख की रस्सी। ठीक है, अब ये एक स्टोरी है लोनपो गार की, क्या पता इसमें से कोई आ जाए ऐसा कुछ। अब जैसे यहां पर जैसे ये है सींग और जो पहली बार मंत्री ने कुछ ऐसा करने के लिए कहा। यहां पर कुछ ऐसे हो सकते, देखो जैसे नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञा में करो। कौन से 2 प्रकार की संज्ञा में करो? ये देखो, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों से के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। तो जैसे आपने देखा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का यहाँ क्वेश्चन है। तो जब 5th क्लास में जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है तो आपके पेपर में क्यों नहीं आएगा? और क्वेश्चन की इंस्पिरेशन होगी यहीं पर कहीं पर ऐसा लिखा होगा जातिवाचक संज्ञा, और आपके एग्जाम में कुछ टॉपिक्स दिए होंगे और आपको कहा जाएगा कि इसमें से ढूंढ के बताओ इसमें से कौन सी संज्ञा होगी। तो ये जो रेफरेंसेस है, यानी कि जो आपकी किताबें हैं, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। मैंने बताया कि किस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आए और आपके में भी देखो ना आए तो पता नहीं, लेकिन जब आपको पता चल ही गया है तो फिर करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैथ्स में भी मैंने आपको लेवल बता दिया, वो आपको करना पड़ेगा ही। और ये समय आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि पढ़ तो आप पिछले 1-1.5 महीने से रहे ही हैं और सारी चीजें आप कर ही रहे हैं। तो ऐसे में तो सारी एड ऑन वाली चीजें, क्योंकि जितनी चीजें एड ऑन होंगी वो तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर, अगर हमें अपने आप को एक्सेल करना है तो। ये सारी चीजें फैक्ट बेस्ड हैं। यहां से हमको पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब तक हम इनको नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। यही हिंदी के साथ होगा, यही इंग्लिश के साथ होगा, मैथ्स के साथ मैंने आपको बता दिया लेवल थोड़ा अप होगा, और उसी के साथ ईवीएस में तो आपको पता ही है प्रैक्टिस बैच आपके लिए चल ही रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो, सारे नोट्स और सारी प्रैक्टिस की चीजें आपको मिलती रहें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई डाउट रहना चाहिए। जहां तक बात है पढ़ने की, हाँ कुछ क्लासेस इसको लेकर के मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपका समय थोड़ा बहुत बचे। लेकिन अब जो समय है वो एक उल्टी गिनती का है, और उस उल्टी गिनती में किसी भी तरीके से समय को आपको बर्बाद करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले समय में मैं भी थोड़ी छोटे समय में आपसे कुछ बातें करता रहूंगा और निरंतर आपको मोटिवेट करता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से करी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से सारी किताबें मिल जाएंगी। ओके, बाय बाय।